हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में मैं मीनाक्षी कुमावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इमरजेंसी प्रोविजंस अर्थात आपात उपबंध। इमरजेंसी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि देश में कब कब जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी या फिर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो गया तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप सुनते भी आ रहे हैं, पेपर में पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कई वीडियोस में हम इसे पढ़ेंगे। आज का हम फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग लेक्चर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है। साथ में हम ये देखेंगे कि देश में कब कब राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी और इससे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। और अगले वीडियोज़ में जो फर्दर वीडियोज़ होंगे मेरे, उनमें मैं डिस्कस करूँगी इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है आपके आर्टिकल 352, 353, 354 एट्सेट्रा आर्टिकल्स जो आपके हैं इसके संबंध में 360 तक वो क्या कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दे रखे हैं। तो इसका आंसर है बच्चों पार्ट 18 भाग 18, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध संबंधी जो आपके प्रोविजंस है वो है। अब कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है, तो वो है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, भारतीय संविधान के भाग 18 यानी कि पार्ट नंबर 18 में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपात उपबंधों के बारे में अधिनियमन कर रखा है, उनके बारे में प्रोविज़न कर रखा है। क्लियर हो गई बात। देखिए, हम लोगों ने जब अगर हम बात करते हैं किसी भी राष्ट्र के बारे में, चाहे कोई सा भी देश हो, उसकी अगर उस देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ की कार्यपालिका के पास यानी कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर्स होती है। अब अगर हम भारत की बात करें पर्टिकुलरली, तो भारतीय संविधान में भी यह विशेषता है कि जब राष्ट्र में यानी कि जब हमारे भारत में आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय कार्यपालिका को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती है और उन्हीं शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर इस पार्ट में किया गया है, पार्ट नंबर 18 में। हालांकि देखिए, हम लोग पढ़कर आए थे जब फेडरलिज्म का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर्स की, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइड रहती है। लेकिन जब देश में आपात की स्थिति हो जाती है तो पावर्स जो है वो किसके पास आ जाती है, सेंट्रल के पास आ जाती है। ठीक है, और हमारा भारतीय संविधान संघात्मक से एकात्मक प्रकृति धारण कर लेता है। समझ में आई बात कि वो फेडरलिज्म से यूनिटरी की ओर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। किस लिए ज़रूरी है? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के हित के लिए। समझ में आई बात। तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय संविधान के पार्ट 18 में यानी कि भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो है आपका, वो संविधान जो अपने आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक 3 प्रकार की ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिसमें राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? अभी लर्न कर लीजिए आप लोग, किसके द्वारा? प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो 3 परिस्थितियाँ दे रखी है भारतीय संविधान के भाग 18 में। आइए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, पहली कंडीशन है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, जिसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है और जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो ये 3 आधारों पर लगती है बच्चों। फर्स्ट इज ऑन वार और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वार मीन्स होता है आपका युद्ध, एक्सटर्नल अग्रेशन मीन्स होता है बाह्य आक्रमण और आर्म्ड रिबेलियन मीन्स होता है सशस्त्र विद्रोह। सेकंड जो आपका काइंड दे रखा है वो दे रखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न आपात।
फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट्स, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, जब राज्यों का जो प्रशासन है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो गवर्नेंस है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के रिगार्डिंग वो काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हम आगामी कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड काइंड ऑफ इमरजेंसी जो है वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात, जिसके बारे में प्रोविज़न आर्टिकल 360 में कर रखा है, जिसके बारे में भी हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपात के बारे में। आर्टिकल 352 का क्लोज 1 स्पष्ट कर देता है आपके सामने इस बात को कि यदि राष्ट्रपति का इस बात का समाधान हो जाए, मतलब अगर राष्ट्रपति इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि भारत में या भारत के किसी हिस्से में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत का या उसके किसी भाग की सुरक्षा कोई खतरे में है, तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकेगा। आप देखिए, इसे ऐसे समझते हैं हम लोग, देखिए आर्टिकल 352 का क्लोज फर्स्ट ये क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का समाधान हो जाएगा कि देश में वॉर, देश या देश के किसी भाग में वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, इनमें से कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के लिए या फिर उसके किसी हिस्से के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर हो गई बात। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेदर वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि या तो युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। अब बच्चों कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये इन शब्दों का क्या मतलब है, क्या होता है वार। वार मीन्स होता है युद्ध, यानी कि जब दो कंट्रीज जो है आपस में फॉर्मल डिक्लेरेशन के बाद एक दूसरे के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉर, यानी कि युद्ध की स्थिति। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन की। एक्सटर्नल अग्रेशन होता है जब कोई एक देश बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के दूसरे देश के विरुद्ध अगर अपने आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करता है, उसने कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं किया, विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन अगर वो अपने आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ कर रहा है किसी दूसरी कंट्री के विरोध में, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल अग्रेशन। उसे क्या कहा जाएगा, बाह्य आक्रमण। अब ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि अगर इन दोनों ही स्थितियों में, यानी कि इन द कंडीशन ऑफ वॉर और इन द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर कोई इमरजेंसी लगाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है। अब आ जाओ आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन होता है सशस्त्र विद्रोह, जहाँ पर देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है। जब ये देखा जाता है कि देश का शासन या गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वहाँ पर स्थिति अत्यंत खराब, जहाँ पर स्थिति हो जाती है किसी अन्य देश के कारण वो स्थिति नहीं होती, स्वयं ही कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाई जा सकती है, तो वहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, आंतरिक आपात। अगर हम वर्ड आर्म्ड रिबेलियन की बात करें तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्म्ड रिबेलियन के स्थान पर पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का यूज़ किया गया था। किस शब्द का किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस के शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द का यूज़ किया गया। अभी हम देखेंगे आगे, जब अभी हम कुछ एग्जांपल्स में आपको जैसे बताऊंगी कि देश में कब कब राष्ट्रीय आपात लगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भी जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया गया, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन आया और तब से इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाकर उसके आधार पर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज़ किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग प्रोविज़न्स जो है इसके रिगार्डिंग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आखिर कब कब देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी, कब कब क्या क्या कंडीशंस अराइज हुई, ताकि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओ। तो ध्यान रखिए, अब तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा कब हुई थी, इन अक्टूबर 1962।
व्हेन चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तब देश में पहली इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, और इस राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस आधार पर की गई थी? एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर, यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर। इसके साथ ही आर्टिकल 359 का यूज़ करते हुए सभी नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें आर्टिकल 20, 21 और 22 भी शामिल थे, मतलब कंप्लीटली सारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैं वर्तमान की स्थिति की बात नहीं करी, वर्तमान स्थिति की बात हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम 44th अमेंडमेंट की बात करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से राइट सब सस्पेंड किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, ये सब बाद की चर्चा का विषय है। लेकिन फर्स्ट जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तब आर्टिकल 359 में दी गई पावर का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें आर्टिकल 20, 21 और 22 भी शामिल थे, वो भी सस्पेंड हो गए थे। अभी देखिए, फिर उसके बाद लगभग कुछ नवंबर 1962 के आसपास, मतलब कुछ समय तक ये वॉर चला और उस एक्सटर्नलाइजेशन की स्थिति रही, और उसके बाद में जब स्थिति शांत हो गई तब भी, स्थिति शांत हो जाने के बाद भी इमरजेंसी को रिवोक नहीं किया गया, इमरजेंसी कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, और इसी बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड देन कन्वर्टेड इनटू वॉर इन सितंबर 1965। इसी बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, और जो सितंबर 1965 में जाते जाते लगभग अगस्त 1965 के आसपास की बात है जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसके बाद सितंबर 1965 में जाते जाते ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वॉर में चेंज हो गया, यानी कि युद्ध की स्थिति हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब 1966 में सब कुछ सामान्य होने के बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी चल ही रही थी। देन जनवरी 1968 को फर्स्ट इमरजेंसी को रिवोक कर लिया गया। कब रिवोक किया गया? फर्स्ट इमरजेंसी को जनवरी 1968 में उसकी उद्घोषणा को वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद सेकेंड प्रोक्लेमेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिसंबर 1971 में दूसरी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया। जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया दिसंबर 1971 में, तब दोबारा से ही नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी गई। पहली तो रिवोक कर ली गई थी, मैंने भी आपको बताया। फर्स्ट इमरजेंसी 1968 में रिवोक कर ली गई और सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई दिसंबर 1971 में। कब लगाई गई? जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया। केंद्र सरकार इस दौरान काफ़ी सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लेकर आई, यानी कि निवारणात्मक जो विधियां है वो। अब इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लाए गए, निवारणात्मक निरोध विधियां लाई गई, जिनके बारे में हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, आर्टिकल 22 के तहत जब हमने स्टडी करी थी तब भी हमने इनके संबंध में काफ़ी बात करी थी। तो केंद्र सरकार जो इस इमरजेंसी के दौरान काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लेकर आई, जैसे मीसा, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट रूल एट्सेट्रा, काफ़ी सारे लेकर आई। और ये वॉर समाप्त होने के बाद भी देखिए, ये हालांकि ये युद्ध समाप्त हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसके बाद भी सेकेंड जो आपकी इमरजेंसी थी उसको रिवोक नहीं किया गया, वो भी कंटिन्यू चलती रही। सेकेंड इमरजेंसी अभी कंटिन्यू चल ही रही थी कि जुलाई 1975 में, इन जुलाई 1975 में थर्ड इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी गई। जुलाई 1975 थर्ड इमरजेंसी वॉज प्रोक्लेम्ड। किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, किस आधार पर करी गई? इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, और क्यों की गई? देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग थर्ड इमरजेंसी की जब प्रोक्लेमेट किया गया उसके कुछ दिन पहले ही, लगभग 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा थर्ड नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड के आधार पर। ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी, लेकिन इस घोषणा के कुछ दिन पहले ही, जून 1975 में ही, तो कुछ दिन पहले ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को एक इलेक्शन पिटीशन के मामले में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन लगी हुई थी, तो उस पिटीशन के मामले में इंदिरा गांधी को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी पाया गया, उनको दोषी पाया गया कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगले 6 वर्षों के लिए उनको डिसक्वालीफाई कर दिया कि वो अगले 6 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कोई पब्लिक ऑफिस धारण नहीं करेगी।
ठीक है। तो इस तरह से ये घटना घटी थी जून 1975 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए और डिक्लेयर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि अब जो है इंदिरा गांधी 6 वर्षों तक किसी भी पब्लिक ऑफिस को धारण नहीं कर सकती। अब इंदिरा गांधी ने देखिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील करी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस थी तो ये अपील हो नहीं पाई और उनके पास कोई उनको टेम्प्ररी ही मिल पाया, जो भी है किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन उनको नहीं मिल पाया। देन इसके बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए कही, ठीक है। तो इमरजेंसी के लिए लेटर भेजा उन्होंने और ये जो कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर डिसीजन के बाद अराइज हुई, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी के कहने पर ही इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर दिया। वहीं थी आपकी 5 जून 1975 की तीसरी इमरजेंसी। जबकि जनरली होता क्या है, जब मैं आपको इमरजेंसी के प्रोविज़न्स पढ़ाऊंगी कि क्या प्रोसीजर है इमरजेंसी के बारे में, तब वहाँ भी देखेंगे। जनरली होता क्या था कि राष्ट्रपति, और अभी पहले की भी बात अगर हम लोग करें तो पहले भी यही होता था कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी की उद्घोषणा करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेनी पड़ती थी, उनसे परामर्श करना पड़ता था। लेकिन जो ये मामला था आपका 1975 वाली जो इमरजेंसी लगी, इस मामले में राष्ट्रपति ने केवल और केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी। अब इमरजेंसी लग गई और इस इमरजेंसी में काफ़ी ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स भी हुए, काफ़ी ऐसे काम हुए, साथ के साथ कई प्रकार के संवैधानिक संशोधन भी किए गए, मूल अधिकारों पर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए और इमरजेंसी ओवरऑल, और हम सही कह भी नहीं सकते क्योंकि ये इमरजेंसी केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने के आधार पर लगाई गई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली गई थी। साथ के साथ देखने की बात यह भी है कि इस इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की पावर्स को भी परिवर्तित कर दिया गया था। जिसे ये ज़रूरी था कि प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगाने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह व परामर्श लेगा, लेकिन इस इमरजेंसी से ये चेंज कर दिया गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फिकेशन ही फाइनल है। प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गया कि इमरजेंसी के हालात है तो वो इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी के आधारों को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये जो इमरजेंसी लगाई इसके बाद ये विधि में ये परिवर्तन कर दिया गया, ये चेंज कर दिया गया था लॉ में। इसके बाद इमरजेंसी चली, काफ़ी सारे जो आए इसमें काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लोग हो, ठीक है। इसके अलावा अब फाइनली मार्च 1977 में इस इमरजेंसी को यानी कि थर्ड इमरजेंसी को भी रिवोक कर लिया गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर थर्ड इमरजेंसी को रिवोक कर लिया गया, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा बात करी है, आज की क्लास में हम लोगों ने बात करी है स्टार्टिंग के जो प्रोविज़न्स थे नेशनल इमरजेंसी को लेकर, वो हमने देखे हैं। तब की स्थितियों में और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है या अब कानून में क्या चेंजेस हैं, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि कौन से पार्ट में आपको दे रखी है। आप सब लोगों को लर्न हुआ कि पार्ट 18 में दे रखी है, कितने प्रकार की इमरजेंसी है ये हमने देखी, जिसमें से हमने आज नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा करी कि नेशनल इमरजेंसी, और साथ ही हमने क्या देखा, आर्टिकल 352 का क्लोज फर्स्ट वो हमने पढ़ा। 3 आधार हमने उसमें देखे, फर्स्ट वॉर, सेकंड इज़ एक्सटर्नल अग्रेशन एंड थर्ड इज़ आर्म्ड रिबेलियन। ये सब चीज़ें देखी और कब कब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी इसके बारे में भी बच्चों मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी के बारे में, और जो आर्टिकल 352 है इसके आगे के क्लोजेस देखेंगे। आगे के लेक्चर में हम अप्रूवल और रिवोकेशन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।